भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे हैं और इसमें हमारा आज 13वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय मोदी जी और योगी जी के बीच के संबंध, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा परिचय है, मैं पूर्व में बता चुका हूँ। तो चलिए आज का विषय आरंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो है उसमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम ये मान लें कि हमारा जो केंद्र है वो बड़ा भाई है। परिवार में जो बड़े भाई की भूमिका होती है वही केंद्र सरकार की मान लेते हैं, और जो राज्य सरकारें हैं उनको हम छोटा भाई मान लेते हैं। समझना काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए इस उदाहरण के साथ। जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं उनको तीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। विधायी संबंध यानी कानून बनाने को लेकर जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो क्या हैं, कौन कानून बनाएगा किस विषय पर। प्रशासनिक संबंध यानी सरकार चलाने के संबंध में दोनों के बीच में कैसे संबंध है। और वित्तीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में क्या संबंध है, छोटा भाई कैसे कमाता है, बड़ा भाई कैसे कमाता है, और आपस में क्या व्यवस्था है उनकी। तो विधायी संबंध से शुरू करते हैं। कानून बनाने की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रीय विस्तार यानी किसका भौकाल कहाँ तक है, किसका बनाया कानून कहाँ चलेगा। तो केंद्र सरकार जो होगी अगर वो कानून बनाएगी तो जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर है, पूरे भारत में उसका कानून चलेगा। ठीक है ना, पूरे भारत में या पूरे देश में हम बात करें तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा। भाई केंद्र की सरकार है, दिल्ली से बैठ के कानून बनाएगी, पूरे देश में उसका कानून चलेगा। और राज्य का जो कानून रहेगा वो राज्य में ही चलेगा। बहुत सरल है, नाम से स्पष्ट है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में या लखनऊ से कोई कानून बना तो वो उत्तर प्रदेश में चलेगा, उसकी सीमाओं के बाहर नहीं चलेगा। बस केवल एक बात याद करने वाली है, कौन NRI जो है यानी अप्रवासी भारतीय जो भारत के अंदर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, NRI जो है, चलिए उन पे जो कानून बनेगा तो कौन बना सकता है। क्या राज्य सरकार कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है, केवल केंद्र सरकार। यानी अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति है, उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना है, मतलब भारत का नागरिक वहाँ पे गया हुआ है, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश में अगर बैठा है, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेजिस्लेशन, देश के बाहर का रहने वाले लोगों पे लागू होने वाला ऐसा कानून केवल बना सकता है कौन? केंद्र सरकार बना सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय शक्तियों पर सीमाएं। अभी हमने देखा कि दिल्ली से अगर कोई कानून बनता है तो पूरे देश में वो लागू होता है। क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? क्या केंद्र का कोई भी कानून होगा, संसद कोई भी कानून बनाएगी, पूरे देश में लागू होगा, 100% होगा? नहीं, कुछ अपवाद इसके हैं। बड़ी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद कर लें। याद करने का विषय है कि ये जो 5 संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में कहते हैं, संघ शासित क्षेत्र, संघ द्वारा शासित क्षेत्र जो हैं, इनमें संसद कोई भी कानून बनाएगी तो लागू होगा कब? जब राष्ट्रपति महोदय उसके लिए अपनी अनुमति दे देंगे। राष्ट्रपति चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, या अगर वो चाह जाएं तो कानून लागू ही नहीं होगा। यानी संसद कोई भी कानून बनाएगी उस पर पहले राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो पढ़ेंगे कैसा कानून बनाया है, उनको लगेगा कि इन पे लगाना चाहिए तो लगा देंगे, चाहेंगे तो इस पर नहीं लागू होगा। पुडुचेरी की बात करें, वहाँ पे भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ही है। कब? जब वहाँ की विधानसभा भंग हो। यानी विधानसभा अगर पुडुचेरी की भंग हो रखी है, नहीं बैठ रही है, सस्पेंड है, उस दशा में राष्ट्रपति चाहें तो पुडुचेरी पे भी कह सकते हैं कि संसद का जो कानून है कुछ सीमाओं के साथ लागू होगा। अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारी जनजातियाँ निवास करती हैं, और ऐसे क्षेत्रों पे भी जब सरकार कोई कानून बना रही है संसद, तो किस स्थिति में लागू होगा, कितना लागू होगा, इसका फैसला लेते हैं कौन? राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल। यानी राज्यपाल महोदय के ये हाथ में है कि केंद्र का जो कानून बन के आया है संसद से पास होके, वो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में किस प्रकार से लागू होगा। जनजातीय क्षेत्र हम देखते हैं 6वीं अनुसूची में 4 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। थोड़ा सा ट्रिकी है, असम में केंद्र के कानून को पलटने की शक्ति रखते हैं राज्यपाल, और बाकी 3 राज्यों में पुनः ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो ये थोड़ा सा याद करने का विषय है, लेकिन उतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। आगे आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, विधायी विषयों का विभाजन, यानी कौन किस पर कानून बनाएगा। तो कुछ ऐसे मसले हैं जो पूरे देश में एक समान है, हम चाहते हैं कि उनमें क्या हो, एक रूपता हो, पूरे देश में एक जैसा हो। डिफेंस
यानी रक्षा, बैंक, रेलवे, नाभिकीय ऊर्जा, जनगणना इत्यादि। पूरे देश में एक रूपता चाहते हैं ना। बैंक की जैसे बात करें, मान लो कि उत्तर प्रदेश में बैंक में ब्याज मिल रहा है 5%, तमिलनाडु में मिलने लगा 10%, तो उत्तर प्रदेश में तो कोई पैसा नहीं रखेगा ना। पूरे देश में एक जैसी एक रूपता रहनी चाहिए। वहाँ पे संघीय सूची यानी केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है, संसद कानून बनाएगी। ऐसे विषय हैं कितने? 98। ये भी पूछ लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण नाम याद कर लें जो 4-5 दिए हुए हैं, और 98 विषय हैं, ये याद कर लें। राज्य की सूची यानी ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। उस पर जो महत्वपूर्ण है वो है पुलिस। सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस। राज्य के हाथ में है, केंद्र के हाथ में नहीं है। पुलिस हुआ, और कारावास आपके जो ये जेल है ये हो गया कारागार, कृषि हो गई, स्वास्थ्य हो गया, और आपके हो गए थिएटर यानी सिनेमा घर। ये कितने हैं? 59 हैं। पहले 66 हुआ करते थे, इसमें से कुछ निकल के समवर्ती में चले गए। तो अभी आप याद रखेंगे कि 59 विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और उसमें ये मुख्य हैं। समवर्ती सूची क्या है? जहां हम चाहते हैं कि देश में एक रूपता हो, लेकिन अनिवार्य नहीं है। यानी एक रूपता जो है वो वांछित है। आप चाहते हैं पूरे देश में एक जैसा हो, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता नहीं है, नहीं भी है तो चलेगा, अनिवार्यता नहीं। ये शिक्षा है, बहुत अच्छा होता पूरे देश में एक ही तरह की शिक्षा होती, पर अलग जगह की अलग अलग सीमाएं हैं ना। बच्चे कहीं ज़्यादा संसाधन से विहीन हैं, जनजातियों के, जंगलों के, गरीबों के, तो हम चाहते हैं कि लोकल फ्लेवर भी रहे, राज्य की विशेषता भी रहे। तो ऐसी चीज़ों को हमने डाल दिया समवर्ती में। केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। ऐसे विषय मौके पे हैं 52। पहले थे 47। 42वें संविधान संशोधन से 42वां संविधान संशोधन अक्सर पढ़ते हैं हम लोग 1976 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्या हुआ? 5 विषय आ गए कहाँ पर? 5 विषय राज्य वाली सूची से निकल के आ गए समवर्ती में। उन 5 के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, ऊपर हमने देखा। दूसरा है वन, इससे संबंधित। तीसरा है वन्य जीव। चौथा है तौलमाप, पेट्रोल पंप पे आपको कोई पेट्रोल कम ना दे दे। इसका ध्यान राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी रख सकती है। और अंतिम हुआ न्याय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। न्याय प्रशासन वो क्या हो गया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो लोअर जुडिशरी है, निचली न्यायपालिका है, जैसे आपका जिला न्यायालय हो गया, तो इनसे संबंधित जो तमाम चीज़ें हैं, कितने जज होंगे, क्या उनकी सुविधाएं होंगी, इन सब पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। अवशिष्ट विषय क्या है? कहीं उल्लेख ही नहीं है, जिनका कहीं उल्लेख नहीं है। ना वो केंद्र के विषय है, ना राज्य के हैं, ना समवर्ती में है। ये प्रायः क्या होता है, कोई नई चीज़ आ गई। जैसे जब संविधान लिखा गया तो वहाँ पे क्या उस जमाने में डिजिटल करेंसी हुआ करती थी? क्या करेंसी थी, पर डिजिटल करेंसी थी क्या? बिटकॉइन था? नहीं था। जैसे आजकल चल रहा एआई भी संविधान बनाने का समय नहीं था। तो ऐसा कोई विषय है जो कहीं लिखा ही नहीं है, तो उस पर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? तो भैया कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, संसद बनाएगी। लिया कहाँ से गया? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1935, वहाँ से ये लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान की तमाम चीज़ें इससे ली गई हैं, ये भी उसी से लिया गया है। एक चीज़ का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखेंगे? 1935 वाले अधिनियम में ये शक्ति किसको मिली थी? उसमें मिली थी वायसराय को। अवशिष्ट विषय को इंग्लिश में रेसिडुअल सब्जेक्ट्स कहते हैं। ये शक्ति मिली थी वायसराय को 1935 वाले में, पर हमने संविधान में डाला तो शक्ति दे दी संसद को। वरीयता क्रम यानी कौन सा कानून महत्वपूर्ण होगा, ये चीज ध्यान रखें कि भाई राज्य अपने में स्वतंत्र है, केंद्र अपने में स्वतंत्र है। राज्य और केंद्र दोनों अपने में स्वतंत्र हैं। तो वरीयता की बात कहाँ आएगी? हमेशा कहाँ आएगी? समवर्ती सूची पे। जब दोनों ने कानून बनाया तो किसका कानून बना? तो भैया बड़े भैया का भौकाल छोटे भैया से ज़्यादा केंद्र ने जो कानून बनाया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जहाँ पे क्लैश होगा, जहाँ पे भिड़ंत होगी दोनों कानूनों की, वहाँ पे केंद्र सरकार का बनाया कानून भारी पड़ जाएगा राज्य सरकार पे। एक अपवाद भी है, थोड़ा सा गहरे से पढ़ाई करने वाले चाहें तो देख सकते हैं। मान लीजिए कि केंद्र ने कोई कानून बना दिया समवर्ती का, ठीक है ना, समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया, लेकिन
उस कानून के पहले ही राज्य सरकार ने एक अपना कानून बना के राष्ट्रपति के पास भेज रखा था, जो कि राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ था। केंद्र सरकार ने जैसे कानून बनाया, कानून लागू हो गया, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके बाद राज्य वाले कानून को अपनी क्या दे दी, सहमति। तब फिर राज्य वाला कानून केंद्र वाले कानून को काट देगा। हालांकि संसद चाहे तो पुनः कानून बना के राज्य वाले को निरस्त कर सकती है। इतनी गहराई में अच्छे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर जा सकते हैं। राज्य की विधायी शक्तियों में संसद का हस्तक्षेप क्या है भैया, कि राज्य के जो विषय हमने देखा कि 59 विषय ऐसे हैं जिन पे राज्य को शक्ति प्राप्त है कि आप कानून बनाएं। तो क्या कोई कानून बनाए उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, सामान्यतः नहीं हो सकता, लेकिन 5 परिस्थितियां ऐसी हैं, 5 परिस्थितियां अभी हम देखेंगे जिसमें संसद चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है। पहला क्या है, राज्यसभा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत 2/3 बहुमत से, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि भाई संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाए, तो फिर संसद उस पर कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए पुलिस राज्य का विषय है, परंतु अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ऐसा पास हो जाता है कि संसद ही कानून बना दे, तो संसद कानून बनाएगी। ध्यान रखना, ऐसा प्रस्ताव 1 साल के लिए ही रहता है, तो ये जो कानून रहेगा 1 साल तक कानून ये चलेगा। उसके बाद या तो फिर से पास करो भैया, वरना 6 महीने बाद ये कानून क्या हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। 6 महीने बाद टाटा बाय बाय, स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। अगली बात क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण, तमाम परीक्षाओं की जान, अनुच्छेद 352। ऐसी घोषणा कर दी गई राष्ट्रपति महोदय द्वारा कि देश में लग गया है आपातकाल, बहुत बड़ा हो गया है बवाल। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपातकाल की स्थिति में संसद जो चाहेगी वो करेगी। संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य के विषय पर कानून बना सकती है आपातकाल, क्योंकि भाई सामान्य स्थिति नहीं है ना, देश की रक्षा, देश की एकता वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसी शक्ति संसद को मिल जाएगी। ध्यान रखना है, फिर से ऐसा कानून पुनः चलेगा, कितना, केवल 1 साल के लिए। अगर पुनः पास हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा 6 महीने बाद ये वाला कानून भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में दिया हुआ है, राज्य की सरकार में हो सकता है चुनाव होने के बाद बहुमत नहीं आया, या वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, संविधान का पालन नहीं कर रही कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगता है तो वो उसको भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लग जाता है। तब पुनः भाई संसद चाहे तो बना सकती है कानून राज्य पर, संसद चाहे तो राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसा जो कानून बनेगा क्या वो 1 साल के लिए होगा, नहीं, ऐसा जो कानून बनता है फिर इस स्थिति में जो कानून बनेगा वो स्थायी रहेगा। इसका विशेष ध्यान दें। अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे हैं तो जय सिया राम। राष्ट्रपति शासन की अवस्था में संसद द्वारा राज्य के विषय पे अगर कोई कानून बनाया जाता है उस राज्य के लिए, तो वो स्थायी होता है, 1 साल के लिए नहीं होता है। हालांकि नई राज्य सरकार अगर पुनः चुनाव जीत कर बन जाए तो नई राज्य सरकार ऐसे कानून को पलट सकती है। पलट सकती है मतलब क्या भाई, निरस्त कर सकती है, वापस ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसकी शक्ति में है। नहीं करेगी तो स्थायी रहेगा। राज्य द्वारा निवेदन क्या है, छोटे भैया सारे मिलके गए बड़े भैया के पास, बोले कानून बना दो, हमको नहीं आता, लेकिन न्यूनतम कितने लोग जाएं, 2 लोग, यानी न्यूनतम 2 राज्य ऐसा प्रस्ताव पास कर दें केंद्र सरकार से कि भैया प्लीज़ आप हमारे लिए कानून बना दो। संसद से रिक्वेस्ट कर दें कि आप हमारे लिए कानून बनाएं, निवेदन कर दें, तब संसद कहेगा तथास्तु, हम बना दे रहे हैं। बस मजे की चीज क्या है इसमें, ऐसा कानून भी स्थायी रहेगा, ये 1 साल के लिए नहीं है, ऐसा कानून भी स्थायी रहेगा कि आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तब ना बनाया तो परमानेंट है। दूसरी चीज़ क्या थी, राष्ट्रपति शासन में जो कानून संसद ने बनाया, नई राज्य सरकार चाहे तो उसको पलट सकती थी, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मतलब राज्य सरकार पलट नहीं सकती कानून को, राज्य सरकार पलट नहीं सकती, क्योंकि आपने एक बार रिक्वेस्ट करके दे दी शक्ति, तो वो शक्ति फिर आपके हाथ से गई, केंद्र ही वापस करेगा वो, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भी संसद चाहे तो राज्य के विषय पे बना सकती है। जैसे मान लीजिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ कि पुलिस जो है
वो भैया मार पिटाई नहीं करेगी, पुलिस जो है मारपीट नहीं करेगी, अत्याचार नहीं करेगी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। अब भारत में प्रधानमंत्री जी वापस आए समझौता करके, तब उनको लोगों ने बताया कि भाई जो पुलिस है, अब पुलिस तो सर राज्य का विषय है, और आपने वहाँ पे बोल दिया कि पुलिस मारेगी पीटेगी नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ी कोई चीज़ है तो फिर से उसमें संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो चाहें तो राज्य के विषय पे कानून बना सकते हैं। 5 परिस्थितियाँ थी, इनको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। राज्यसभा 2/3 बहुमत से कह दे कि बनाओ, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए, राज्य स्वयं कहने कि हमारे लिए कानून बना दो, या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो। बस इन्हीं परिस्थितियों में संसद जो है वो राज्य के विषय पे कानून बना देती है। अभी हम पढ़ रहे थे संसद का दखल, क्या केंद्र सरकार भी दखल कर सकती है? केंद्र सरकार भी दखल करती है, डायरेक्टली नहीं करती है, इनडायरेक्टली करती है। भाई हमारे देश में बैठे हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं, वो हमेशा सलाह पे काम करते हैं, जो उनको कहा जाएगा वही वो करेंगे। और ये सलाह उनको देता कौन है? हमेशा केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार जो कहेगी राष्ट्रपति वही करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। अब आ जाओ, अनुच्छेद 200 में कहा गया है, अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्यपाल महोदय को अगर राज्य के किसी कानून में मजा नहीं आया तो राज्यपाल ऐसे कानून को भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। राज्य सरकार ने कोई विधेयक बनाया, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति तो हमने देखा सलाह पे काम करते हैं केंद्र सरकार की, तो राष्ट्रपति चाहें तो इसको ओके कर दें, चाहे तो इसको रोक दें यानी वीटो कर दें। और ये सब करेंगे किस पे? सलाह पर। और सलाह कौन देगा? केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के जो विधेयक हैं उनको रोक सकती है अनुच्छेद 200 के तहत। ये केंद्र का हस्तक्षेप है। अब हमने विधायी संबंध पढ़ लिए, प्रशासनिक संबंध पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक संबंध सरकार चलाने के संबंध में, कानून बनाने के लिए विधायी संबंध थे और कानून बनने के बाद सरकार चलाने के लिए प्रशासनिक संबंध हैं। बड़े भैया छोटे भैया के बीच में क्या सामंजस्य है, चलिए देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अगर हम देखें, यानी कानून बनाने के बाद कानून का पालन कौन करवाएगा? केंद्र के जो कानून है उसका केंद्र करवाएगा, बड़ी आसान बात है। और राज्य के जो कानून है उसका राज्य करवाएगा। अगर समवर्ती सूची का कोई कानून जो राज्य सरकार ने बनाया है तो उसका पालन राज्य सरकार करवाएगी, और समवर्ती सूची का अगर कोई कानून केंद्र सरकार ने बनवाया है तो उसका अनुपालन केंद्र करवाएगा। जी नहीं, यही सोचने की बात है। समवर्ती सूची के जो भी कानून है, चाहे राज्य सरकार बनाए चाहे केंद्र सरकार बनाए, उनका अनुपालन हमेशा राज्य सरकार करवाती है। अपवाद वही है अगर केंद्र सरकार कानून में ही उल्लेख कर दे, ठीक है ना, कानून में उल्लेख कर दे कि हम ये शक्ति राज्य सरकार को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे, हम ही पालन करवाएंगे। अगर केंद्र सरकार कानून में उल्लेख कर दे, उस दशा में केंद्र सरकार अनुपालन करवाती है। अन्यथा की स्थिति में समवर्ती सूची का जो भी कानून बनेगा, केंद्र से बने चाहे राज्य से बने, जिम्मेदारी होगी राज्य की। छोटे भाई की कर्तव्य है कुछ, राज्य के दायित्व हैं। पहला ये कि अनुपालन, यानी कि केंद्र ने जो कानून बनाया है भैया उसका अनुपालन करो। केंद्र के जो कानून है ना, संसद ने जो बना के भेजे हैं, छोटे भैया बड़े भैया की बात माने, ये आपका दायित्व है। दूसरी चीज, केंद्र की कार्यकारिणी शक्ति में निर्बाध होनी चाहिए, वो कोई बाधा मत उत्पन्न करो। जैसे ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई है, आयकर, इनकम टैक्स है, ये अपना काम कर रहे हैं तो राज्य सरकारें फिर इनको अपना काम करने से ना रोकें, ऐसा संविधान में दिया हुआ है। छोटे भाई की जिम्मेदारी है। पर अगर रोक रहे हैं तो फिर संविधान ने केंद्र सरकार के हाथ में एक डंडा दे दिया है छोटे भाई पे जमाने के लिए, और उस डंडे का नाम है अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर आपके काम में, केंद्र सरकार के काम में राज्य सरकार बाधा लगा रही है तो आप वहाँ पे सरकार को भंग कर दो, यानी राज्य सरकार को हटा दो। और राज्य सरकार को जब आप हटा दोगे तो उसकी जगह क्या लगा दोगे बताइए? उसकी जगह आप लगा दो राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। राज्य सरकार हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दो। बहुत बड़ा डंडा ये केंद्र के हाथ में संविधान ने दे दिया अनुच्छेद 365 में। फिर वही बात करते हैं, केंद्र आदेश भी दे सकता है। भाई ये तो वह है जो हम अपेक्षा करते हैं राज्य सरकार से कि वो भाई केंद्र के कानून का अनुपालन करें।
केंद्र को काम करने से रोके ना, बाधा ना डाले उसमें। केंद्र चाहे तो छोटे भाइयों को यानी राज्य सरकार को आदेश भी दे सकता है, क्या भाई संचार के जो साधन है उनको दुरुस्त रखो, टेलीफोन बढ़िया चलता रहे, रेलवे पे कोई बाधा ना आए, रेलवे पे कोई खतरा ना आए, लोग पटरी उखाड़ के ना फेंक दें। कोई ऐसी जनसंख्या आपके यहाँ पे जिनकी मातृभाषा बड़ा खतरा है तो उनको मातृभाषा में पढ़ाओ, जनजातियों का संरक्षण करो, उनका शोषण ना होने पाए। इन चीज़ों पे केंद्र राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि ऐसा करो। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर से वही पुरानी बात, उनके पास एक डंडा है अनुच्छेद 365 का, जो ये कहेगा कि यहाँ पे 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा के भैया ऐसी राज्य सरकार को कर दो टाटा बाय बाय, ठीक है ना। ऐसी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। पारस्परिक प्रत्यायोजन क्या है? म्यूचुअल डेलीगेशन। क्या छोटे भाई बड़े भाई में हमेशा झगड़ा ही रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सहयोग भी रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना काम बांट सकते हैं कि ये काम भैया आप देख लो, ये काम मैं देख लेता हूँ। विधायी काम बांटना यानी कानून बनाने का काम बांटना थोड़ा कठिन है, वरना अराजकता फैल जाएगी। तो कानून कौन बनाएगा ये हमने पढ़ लिया। 98 विषय पे केंद्र बनाएगा, 59 पे राज्य बनाएगा, 66 पे दोनों बनाएंगे। लेकिन कार्यकारिणी आसान है, कानून का पालन करवाने में जो काम का बंटवारा है ना वो थोड़ा सा आसान है। अब क्या है कि केंद्र की कोई शक्ति है, वो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे ढेर काम है, इस कानून का पालन राज्य सरकार वाले कर दें। अगर राज्य सरकार वालों ने कहा कि हाँ हाँ भैया ठीक है हम कर देंगे, तत्पर हैं वो, तो भाई ऐसा आदेश निकालेंगे राष्ट्रपति महोदय कहेंगे फला कानून से संबंधित शक्तियां दी जाती हैं राज्य सरकार को, वो लोग देखेंगे। अब मान लो राज्य सरकार मना कर दे कि हमारे पास खुद ही इतना काम है, हम नहीं करवाने वाले तुम्हारा कुछ काम, तो ऐसी दशा में केंद्र क्या करेगा? फिर राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, फिर भैया संसद को बुलाना पड़ेगा। संसद कहेगा कि हम ये काम सौंपना चाहते हैं छोटे भाई को, राज्य सरकार को, लेकिन बहुत नालायक हो गए हैं, उद्दंड हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं, बात नहीं मान रहे हैं। ऐसी दशा में संसद के पास ये शक्ति है कि राज्य सरकार से जबरदस्ती भी काम करवाया जा सकता है। उसी तरीके से राज्य सरकार अपना कोई काम चाहे तो केंद्र को सौंप सकती है कि बड़े भैया आप थोड़ी मदद कर दें। अगर केंद्र सरकार बोलता है कि ठीक है छोटू कोई समस्या नहीं है, तो ऐसा आदेश निकलेगा राज्यपाल के यहाँ से कि फला कानून के संबंध में शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी जाती हैं। बड़े भैया मना कर दें तब छोटे भैया क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी अगर राज्य सरकार तैयार है प्यार से कि हाँ ठीक है हम ये काम कर लेंगे, तो राष्ट्रपति आदेश दे देंगे। नहीं तैयार है, ज़बरदस्ती इनसे काम करवाना है, तो फिर संसद के द्वारा होगा। उसी तरीके से बड़े भैया अगर तैयार हैं तो राज्यपाल महोदय ऐसा आदेश निकालेंगे, नहीं तैयार हैं तो फिर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो केंद्र बड़ा भाई है। पारस्परिक सहयोग कई बार होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, दो राज्यों में नदी को लेकर झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। कई हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगा। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से एक ऐसी परिषद है जहाँ पे केंद्र के लोग बैठेंगे, राज्य के लोग बैठेंगे, सब लोग आपस में सलाह मशविरा करेंगे कि देश किस दिशा में जा रहा है, क्या किया जाए, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। ये भी एक सहयोग का ही उदाहरण है। पूर्ण विश्वास मतलब क्या है कि भाई केंद्र का और राज्य का जो भी कानून है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी कागज हैं, उसको पूरे देश में विश्वास के साथ देखा जाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में किसी ने अपराध किया, उसको जेल हो गई, ठीक है ना। यूपी में अपराध किया, जेल हो गई। अब वो वही व्यक्ति छूट के महाराष्ट्र चला गया, तो वहाँ ये नहीं होगा कि हमको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, तुमको फिर से जेल में बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एक राज्य में जो कुछ होगा पूरे देश में उसको भरोसे से माना जाएगा कि हाँ सब ठीक है। आपने मध्य प्रदेश से पढ़ाई कर ली, 12th कर लिया, तो आपको फिर तमिलनाडु में गंवार नहीं माना जाएगा कि आपने 12th वैलिड किया है, अच्छा किया है। तो एक राज्य में या केंद्र सरकार का जो भी कानून होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, पूरे देश में उसको मान्यता मिलेगी। इसी की कहते हैं पूर्ण विश्वास। अखिल भारतीय सेवाएं, झगड़े का विषय राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में। 1947 में 2 सेवाएं बनी, IAS IPS, पहले से थी, नाम बदल गया। और 1966 में एक और सेवा बनी, IFS, कहीं IFS भी कहते हैं, भारतीय वन सेवा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनते हैं ये भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 312, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण। और कौन बना सकता है ये भी देख लीजिए, केवल राज्यसभा ही आरंभ कर सकता है, ठीक है। इन पे राज्य सरकारों का क्या मत है? राज्य सरकार कहती है कि ये जो लोग हैं ना अखिल भारतीय सेवा के, ये लोग बाहरी हैं। बाहर से व्यक्ति आया और जिले के अत्यंत महत्वपूर्ण पद जैसे कि DM, SP, DFO इत्यादि पदों पर बैठ गया, पूरा जिला चलाने लगा, आदमी है बाहर का,
हमारे संस्कृति का इसको ज़्यादा पता नहीं। ये एक विरोध है राज्य सरकारों का अखिल भारतीय सेवाओं के प्रति। लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं करवाते हैं पीसीएस की, राज्य चुनाव आयोग जो चुनाव करवाते हैं, किसका? सांसद का नहीं, विधायक का नहीं, स्थानीय निकाय का। केवल स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं वो राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। अब इनसे राज्य सरकारों को क्या समस्या है कि भाई नियुक्ति तो कर रहे हैं राज्यपाल यानी राज्य सरकार, पर इनसे अगर बात बिगड़ गई, मजा नहीं आया सरकार को, तो इनको हटा नहीं सकते, पदच्युत नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। और बड़ी अजीब बात है, व्यक्ति बैठाया हमने पर हटा नहीं सकते हम, तो इस पर उनको विरोध है कि भाई ये गलत बात है। एकीकृत न्यायपालिका, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो राज्य के कानून क्यों देख रहा है भैया? राज्य के कानून क्यों देख रहा है? जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राज्य के जो कोर्ट होते हैं वो राज्य का कानून देखते हैं, और जो केंद्र का कोर्ट होता है वो केंद्र के कानून देखता है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में हाई कोर्ट ही होगा, वो राज्य के कानून की भी समीक्षा कर देगा, केंद्र के कानून की भी समीक्षा कर देगा। और ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत करतेगा? अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा। इस पे भाई राज्यों को थोड़ा सा विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा देश में हो रहा है। आपातकाल हमने देख लिया है, 352 राष्ट्रीय है, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय। ऐसे में क्या हो जाता है? केंद्र बन जाता है सर्वशक्तिमान। और जब केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाता है तो निश्चित सी बात है राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उनका भाई राज तो बर्बाद हो गया, सारी शक्ति केंद्र के पास आ गई। तो ऐसा संविधान में दिया हुआ है, इसके लिए भाई केंद्र ये राज्य नाराज होते हैं। राज्यपाल बहुत विवाद का विषय है, उसको सारे राज्य कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट है, केंद्र का एजेंट है राज्यपाल, ऐसा उनका मानना है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से राज्यपाल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि राज्यपाल पे राज्य सरकारों का विरोध है कि ये गलत है। लास्ट में बात करें कि क्या सारी जिम्मेदारी छोटे भाइयों की है कि भाई केंद्र की सरकार का आप विरोध ना करो, उनकी नीतियों का पालन करो, उनके हिसाब से चलो, वरना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। केंद्र के भी कुछ दायित्व हैं, अनुच्छेद 355 ने दिए हुए हैं। रक्षा करनी है उनको किसकी? प्रत्येक राज्य की। तो कहाँ से करनी है? बाह्य आक्रमण से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पंजाब पे पाकिस्तान में अटैक कर दिया तो भारत सरकार ने कहा कि पंजाब को ले जाने दो, नहीं बचाएंगे, राजस्थान पे अटैक करेंगे तो बचा लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप। केंद्र सरकार को भारत के प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करनी पड़ेगी। बड़े भाई को छोटे भाई की जान माल की रक्षा करनी ही पड़ेगी। संवैधानिक प्रावधानों का पालन ये सुनिश्चित हो, इसको सुनिश्चित करवाना कि भाई पालन हो रहा है, ये भी केंद्र सरकार का काम है। और इनका पालन कौन कर रहा है कि नहीं, चेक करना है राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार संविधान से हटके तो नहीं चल रही है, ये चेक करना काम है केंद्र सरकार का। विधायी हमने देख लिए, विधायी संबंध दोनों के बीच में, प्रशासनिक भी हमने देख लिए। वित्तीय संबंध हम अगली वीडियो में देखेंगे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और वित्तीय यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे अभी तक जितना कुछ पढ़ा है पार्टी में उससे संबंधित MCQ।